स्टूडेंट्स, अब 70th अमेंडमेंट 1995 में जब मेंबर्स ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी, उसमें क्या हुआ था, आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बताया कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है। राइट, हमने अभी तक पढ़ा कि एमएलएस होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो अब प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाए, उसके अंदर एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं, उस पर ये बेस्ड होता है। जैसे फॉर्मूला क्या है इसमें, कोटा इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्ट अपॉन नंबर ऑफ सीट्स प्लस वन एंड देन अगेन प्लस वन। ये क्यों होता है स्टूडेंट, ये ऐसे होता है कि जितने भी वोट्स हैं, जो भी वोट्स दे सकते हैं, उनके वोट को जितनी सीट्स खाली हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस वन रखते हैं, क्योंकि एक वीटो पावर भी होती है। सो इसको ऐसे और समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो राज्यसभा में होते हैं, एक एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमें लोकसभा में मिलते हैं। तो उन दोनों में कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं, तो वैल्यू ऑफ वन इलेक्टेड एमएलए वोट equal to state population upon total number elected member in the legislative assembly into 1/1000। और एमपी का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ वन इलेक्टेड एमपी वोट यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वोट्स allotted to all the MLAs upon total number of elected MPs। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो लेट्स से कर्नाटका के पास तब तकरीबन 50 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसको हम 250 इलेक्टेड मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे करेंगे डिवाइड। तो कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ वन एमएलए वोट इक्वल टू 50 बिलियन अपॉन 250 इंटू 1000। तो कितनी आ गई हम पे सीट्स, उसकी कितनी वैल्यू आ गई, 2000। तो टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट्स इन कर्नाटका कितने हो गए, 250 इंटू 2000। तो कितने हो गए, तकरीबन 5 लाख, 5 lakhs। ओके, so the executive is what? The president shall not be a member of either of the house of the parliament। प्रेसिडेंट उसमें मेंबर नहीं होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि लोकसभा में इतने मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में इतने मेंबर्स होते हैं, तो उनके अंदर जो काउंट है वो प्रेसिडेंट की नहीं होती है, वो सिर्फ एमएलएस और एमपीज की होती है। प्रेसिडेंट अलग होते हैं उस काउंट से। If an MP becomes president, he is deemed to have vacated his MP seat and the seat became vacant on the day he enters office as president। अगर मान लीजिए कोई MP है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं आफ्टर द इलेक्शन, तो क्या होगा, उसकी वो सीट खाली हो जाएगी और उस सीट को हम खाली MP के लिए वेकेंट मान लेंगे, यानी कि वो सीट खाली है, कोई और MP वहाँ पे आके अब उस पोजीशन को संभाल सकता है। वो उस दिन से ही खाली हो जाएगी जिस दिन से वो अपना प्रेसिडेंशियल ऑफिस संभालने लगेंगे। So the emoluments and the allowances of the president as decided by the parliament and cannot be decreased during his term of office। जो इमोल्यूमेंट्स होते हैं, जो अलाउंसेस होते हैं, यानी कि उनको पैसे कितने मिलते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, वो सब कुछ एक ही बार पार्लियामेंट में डिसाइड हो जाता है। वो कभी भी कम नहीं हो सकता जब तक कि वो उनका पूरा कार्यकाल चल रहा है ऑफिस में। यानी कि वो अगर जितने समय के लिए भी प्रेसिडेंट बने हैं उस पूरे समय में उनकी सैलरी कम नहीं होगी, उनके अलाउंसेस कम नहीं होंगे। ₹50,000 पर मंथ एज सैलरी, ₹3 लाख एज एनुअल पेंशन 1998। उनकी जो मंथली सैलरी होती है प्रेसिडेंट की वो 50,000 होती है और उनका जो एनुअल पेंशन है वो तकरीबन 3 लाख रुपए होती है उनकी एनुअल पेंशन। प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस, अब प्रेसिडेंट का टर्म कितना रहता है, यानी कि उनका कार्यकाल कितना रहता है अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हो तो आर्टिकल 56 में यह बताया गया है कि 5 years होता है उनका कार्यकाल फ्रॉम द डेट ही एंटर्स ऑफिस। प्रेसिडेंट इज एलिजिबल टू बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट को ज़रूरी नहीं है अगर कोई एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो वो दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वो दोबारा भी प्रेसिडेंट बन सकता है, वो उसको कितनी भी बार वो री इलेक्ट हो सकता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
He can resign at any time by addressing the resignation letter to the vice president. वो चाहें तो रिज़ाइन भी कर सकते हैं अपने पोस्ट से कभी भी, बस उनको एक रेजिग्नेशन लेटर भेजना होगा वाइस प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 58, अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इफ़ यू आर ए प्रेसिडेंट? देन एनी पर्सन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया has completed the age of 35 years, is qualified for election as a member of लोक सभा। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के अगर मेंबर हैं तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेंबर होने की? वो ये कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, आप 18+ होने चाहिए, ठीक है, आपका अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हो। does not hold office of profit under government of India or government of any state or under any local authority, मीन्स वो किसी भी सरकारी नौकरी पे ना हो ऑलरेडी, और अगर वो किसी भी सरकारी नौकरी पर है ऑलरेडी तो उनको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में खड़े होते हैं तो। हाउ एवर प्रेसिडेंट, vice president, the governor of any state, or a cabinet minister, whether at the center or the state, is not debarred from becoming a candidate for contesting the election for the office of the president. मीन्स अगर आप ऑलरेडी प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं किसी भी स्टेट के या कैबिनेट मिनिस्टर हैं किसी भी सेंटर में स्टेट में, तो उस चीज़ से आपको रोका नहीं जाएगा प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शंस लड़ने से। अगर आप कोई भी पोस्ट होल्ड करते हैं ऑलरेडी तो दैट डजेंट मीन कि आप प्रेसिडेंशियल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, आप उसके लिए भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, आप कैंडिडेट बन सकते हैं। आर्टिकल 60 है ओथ ऑफ ऑफिस। अब वो ओथ क्या लेते हैं अपने ऑफिस के लिए? टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया compels him to preserve, protect, and defend the Constitution, securing the supremacy of the Constitution. ओथ ये होती है स्टूडेंट कि वो अपने आप को पूरी तरह से देश की सेवा में, लोगों की सेवा में निछावर करेंगे, हमारे देश की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, डिफेंड करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी बनी रहे। Before entering upon his office, the President is required to take an oath in a prescribed form in the presence of Chief Justice or the senior most judge of the Supreme Court of India.